हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पराक्रम बैच में, जो कि है नीट 2024 के बच्चों के लिए। और साथ ही साथ यहां पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। सो आज के सेशन में हमारा एक मेन कर्तव्य ये रहेगा। देखो, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का सेकेंड लेक्चर जो होता है, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें आज का हमारा मेन टास्क रहेगा पोटेंशियल एनर्जी को पूरा डिकोड कर लेना, समझ लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इतने बेहतरीन से सवाल कर लेना कि अगर एग्जाम में सवाल आते हैं तो यहीं से आएंगे। इसी अप्रोच से मुझे सॉल्व करना है, और उसके अलावा मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। और साथ ही साथ पोटेंशियल के बारे में भी थोड़ी एक इंसाइट ले लेना कि पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो उसके रिलेटेड वो पोटेंशियल एनर्जी से कैसे डिराइव होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। तो ऐसे कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया बातें होंगी थ्रू आउट द सेशन। जितने भी बच्चे देखेंगे एंड तक देखना, काफी अच्छे इंसाइट मिलेंगे आपको और बहुत अच्छे इनपुट्स मिलेंगे। सवालों का लेवल अच्छा खासा रखा है, जेई मेन लेवल के हैं कि अगर नीट 2024 का एग्जाम थोड़ा बहुत टफ आता है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस साल का एग्जाम बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आया था। इतना इजी नहीं आता नॉर्मली पेपर, बट अगर इन केस थोड़ा लेवल बढ़ाता है एनटीए नीट का, तो हम उसके लिए रेडी रहें और साथ ही साथ हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो सेशन बहुत मजेदार होगा, एंड तक देखना। शुरू करते हैं सबसे पहली चीज, जो कि कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो यार, सुनो ध्यान से कि होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं, मैं इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं। जो आपका क्लास 12th का बैच है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में बहुत डिटेल्ड तरीके से डिस्कशन हो चुका है इनके बारे में, कि यार चार्जेस के नियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, बिल्कुल। और उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड होती है। ओके, मतलब कि जो चार्जेस के बीच में उनके ओरिएंटेशन की वजह से जो भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे इस चीज को रिलेट करते हैं हम हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां रहती है, उसके रहने की जो जगह है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। वैसे ही एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसके रहने की जगह होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब उसी का डेरिवेशन हम करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कि उसके मैग्नीट्यूड को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो कि दो चार्जेस के सिस्टम में टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब वो r डिस्टेंस दूर होंगे। तो इसका एक डेरिवेशन होता है सिंपल एक वर्क डन के मेथड से। ठीक है, वही आज मैं बताने वाला हूं, तो फटाफट आओ देखो। तो होता क्या है, यहां पे एक नॉर्मल सा अजम्पशन मैं ये लेता हूं कि सपोज करते हैं दो चार्जेस है मेरे पास, और इन दो चार्जेस की इनिशियल जो डिस्टेंस है, एक प्लस क्यू यहां पे है और एक प्लस क्यू यहां पे। मतलब इससे ज्यादा दूर तो मैं बना ही नहीं सकता क्योंकि बोर्ड आ गया बीच में, बट इनको इतना दूर बनाने का मेन मेरा जो रीजनिंग है वो मात्र इतनी है कि पहले इनके बीच की जो दूरी है वो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट दूरी से इनको धीरे 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 बहुत ही धीमे धीमे इतना पास ले आ दिया गया कि ये कुछ आर दूरी पे पहुंच चुके। ठीक है, ये कितनी दूरी पे पहुंच गए, आर दूरी पे पहुंच चुके। ओके, सो इस प्लस क्यू को दोनों को मैंने मूव कराया, दोनों को पास में लाया हूं ताकि ये आर डिस्टेंस दूर आ सके। अब मेन पॉइंट यह आ जाता है कि जब मैं इन्हें पास ला रहा था, सुनना ध्यान से, मैं जब इन्हें पास ला रहा था तो क्या मुझे कुछ काम करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आप देख सकते हो दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो यार इन पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस पे एक रिपल्सिव फोर्स तो लगेगा ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। अब ये रिपल्सिव फोर्स को तोड़ के मुझे इन्हें पास लाना है। समझो इस चीज को, मुझे क्या करना है, मुझे इस फोर्स के बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा, और थोड़ा से इससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी ये टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, इस डायरेक्शन मूव करेगा। सेम केस के साथ मुझे भी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और कितना लगाना पड़ेगा भाई, उतना ही लगाना पड़ेगा जितना कि इसका मैग्नीट्यूड है, बल्कि इससे थोड़ा सा ज्यादा मान लेता हूं। तो इतना फोर्स मुझे एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा इनको लाने के लिए। तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट भी तुम देखोगे इस चार्ज का भी इधर है, उस चार्ज का भी इधर है। तो अल्टीमेटली मानने की बात यह है कि भाई फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो सर आप तो कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ वर्क कर रहे हो।
और मैं अगर कुछ काम कर रहा हूं तो वो काम कहां जा रहा है? मेरी एनर्जी तो जा रही है ना, तो मेरी एनर्जी कहां जा रही है? वो एनर्जी सेव हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहां पे? इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है मेन थीम, ये है मेन मुद्दे की बात कि जितना भी मैं काम करूंगा इन चार्जेस को आर दूरी तक लाने के लिए, वो मेरा पूरा का पूरा काम, जितना भी मैंने काम किया, मेरी पूरी की पूरी एनर्जी कहां स्टोर हो जाएगी? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब वही निकालना है हमको, वही निकालना है हमको कि जब आर ओरिएंटेशन दूर दो चार्जेस रहते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है। और देखो, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफरेंस में बताई जाती है, कभी भी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जाती, ठीक है। सो अगर मैं एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर भी रहा हूं तो उसके लिए मैंने जरूर बेस या एक ग्राउंड लेवल मान लिया होगा जहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी का जीरो डिफाइन करके रखा है। तो इन सारे केसेस में मैं ये मान के चलता हूं कि जब चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, ओके, एट इंफिनिटी, एट r is equal to infinity, the potential energy between the charges is defined as zero। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर है। ये एक एनालिसिस, ये एक अजम्पशन हम मानते हैं और इस अजम्पशन के हेल्प से ही हम आगे जाते हैं और फिर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं जब वो आर दूरी पे आ जाते हैं, क्लियर है। चलो सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब चलो इसको डिराइव करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। तो देखो होगा क्या अप्रोच कि यहां तुम काम कर रहे थे, अब तुम काम कर रहे थे तो तुमने काम करते करते क्या फोर्स लगाया होगा। तो भाई मेरा मानना यह है कि मैं इनको पास ला रहा हूं, लेकिन बहुत धीमे धीमे पास ला रहा हूं। मतलब मैं इन दोनों पे जो फोर्स लगाऊंगा, जितना उन पे फोर्स लग रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाऊंगा, मतलब उनके बराबर ही मान सकता हूं। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहां पे कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहां पे हो जाएगा, जितना भी तुम फोर्स लगा रहे हो, दैट इज व्हाटएवर इज द फोर्स एक्सटर्नल व्हिच यू आर अप्लाइंग, टाइम्स dr, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, राइट। बिल्कुल सही बात सर। कितना फोर्स लगा रहा हूं सर? मैं फोर्स लगा रहा हूं सर k q1 q2, और यहां पे k q1 q2, चलो q1 q2 ले लेते हैं, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, r दूरी पे जब ये है, इनटू dr, मैंने इनको मूव करा दिया, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे इस चीज को इंटीग्रेट करना है। चलो सर इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कर दो आप कहां से कहां तक भाई? r इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट पे इंफिनिटी था, बाद में जाके r हो गया। इनिशियल पॉइंट पे इंफिनिटी था, बाद में जाके r हो गया। तो यहां पे आप इसको इंटीग्रेट करोगे, बेसिकली आप देखोगे k q1 q2 -1 बाय r आ जाएगा, इंफिनिटी से लेके r दूरी तक, क्लियर। और ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी योर du। एक और चीज यहाँ पे देखने वाली ये है, कि ये जो फोर्स लगा रहे हो आप, इसमें एक नेगेटिव साइन लगाओगे। नेगेटिव साइन क्यों लगाओगे? नेगेटिव साइन लगाओगे क्योंकि इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ये रहेगा जो इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, और RHS में ये वर्क डन आ जाएगा मेरा टोटल। दिस इज गोइंग टू बी माई एंटायर वर्क डन, ओके। सो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो k q1 q2 बाय r, दिस इज गोइंग टू बी माई पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे आप, ये नेगेटिव इसको कैंसिल कर देगा, 1/r माइनस 1/infinity, जो कि 1/r आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द एंटायर वर्क डन। इतना काम किया है आप लोगों ने, इतना काम क्या हुआ है? आप लोगों ने किया है। अभी जितना भी पूरा काम होगा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब u फाइनली जब वो r डिस्टेंस दूर है माइनस u एट इंफिनिटी इज इक्वल टू हाउ मच? k q1 q2 बाय r। सिंपल सी चीज, ये q2 है, q1 है, क्लियर। अब यहां पे इस चीज को तो मैंने इंफिनिटी मान लिया, तो फाइनल रिलेशन क्या आ रहा है मेरा? फाइनल रिलेशन जो मेरा निकल के आ रहा है कि भाई u एट r जो होता है, दैट टर्न्स आउट टू बी k q1 q2 बाय r के बराबर होता है। जो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है जब चार्जेस r दूरी पे हैं, दैट टर्न्स आउट टू बी k q1 q2 बाय r। इतना मेरा पोटेंशियल एनर्जी रहती है जब चार्जेस के बीच की दूरी को मैं r कर देता हूं, ठीक है, स्मॉल r कर देता हूं जब दूरी को। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस में, उसका मैग्नीट्यूड होता है k q1 q2 बाय r के बराबर, ठीक। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई और इस चीज को याद रखना। अब यहां से
आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत स्टैंडर्ड, बहुत बढ़िया बढ़िया से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स करते हैं। इसको करेंगे, इससे पहले मैं ये चाहता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम कि चार चार्जेस हैं, Q1 इज इक्वल टू 1 मिली कूलम, Q2 is equal to 2 millicoulomb, Q3 is equal to 3 millicoulomb, and Q4 is equal to 4 millicoulomb are kept on the vertices of a square of side 1 meter. Find the electric potential energy of the system of charges. Electrostatic potential energy पता करनी है पूरे इस सिस्टम। सिंपल सी चीज है सर, अभी हमने जस्ट जाना कि पोटेंशियल एनर्जी जब r दूरी पे है, जब r दूरी पे है तो हमें क्या मानना है सर? सिंपल, दैट इज गोइंग टू बी k q1 q2 अपॉन r। ओके, लेकिन ये दो चार्जेस की है सर, ये दो चार्जेस की है। यहां पे तो हमको चार चार्जेस दिए हुए हैं, तो चार चार्जेस के लिए कितनी हो जाएगी यार? सिंपल सी चीज है, उसमें देखो यहां पे आपको एक पीएनसी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि दो दो के कितने पेयर बन सकते हैं, जिसको बोलते हैं 4C2, ठीक है। कॉम्बिनेशन का लगाना पड़ेगा। यहां पे चार चार्जेस हैं तो 4C2 करके देखोगे तो 4 इंटू 3 बटे 2 इंटू 1, यह आ जाएगा तुम्हारा आंसर 6। मतलब टोटल चार चार्जेस के 6 पेयर बनेंगे। चार चार्जेस के कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर बनेंगे। आओ बताता हूं कौन कौन से। देखो सबसे पहला तो भाई Q1 Q2, फिर उसके बाद Q2 Q3, फिर Q3 Q4, फिर Q4 Q1। चार तो समझ में आ गए। फिर उसके बाद Q2 Q4 और Q1 Q3। ये टोटल 6 पेयर बनेंगे, ये टोटल 6 पेयर बनेंगे। चार पेयर तो मेरे ऐसे बनेंगे, चार पेयर तो मेरे ऐसे बनेंगे जो कि 1 मीटर की दूरी पे होंगे, और दो पेयर मेरे ऐसे बनेंगे, पेयर मेरे ऐसे बनेंगे जो कि ये 1 और 1 कितना होता है? ये डिस्टेंस हो जाता है √2। क्लियर है? जो √2 मीटर की दूरी पे रहेंगे। तो टोटल ये हो गए मेरे 6, ये हो गए मेरे 6। ऐसे एनालिसिस करके ही मुझे लिखना है। अब मुझे इस पूरे सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो आओ करते, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पहला आ जाएगा भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पहला हो जाएगा k Q1 Q2 बाय r, और Q1 और Q2 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1 मिलीकूलम और Q2 की 2 मिलीकूलम। सो k इंटू 1 मिलीकूलम इंटू 2 मिलीकूलम, तो इसको मैं 1 इंटू 2, और मिलीकूलम कितना हो जाएगा? मिली इज 10⁻⁻3, उसको मैं 10⁻⁻6 बोल देता हूँ, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी? दोनों के बीच की दूरी अभी है सर 1, ठीक है। फिर प्लस में दूसरा जोड़ते हैं, दूसरा जोड़ते हैं। दूसरा आ जाएगा Q2 Q3, k Q2 Q3। अब Q2 कितना? 2 है, Q3 है -3। सो यहां पे मैग्नीट्यूड जो है वो का वो मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा? प्लस k इंटू 2 इंटू -3 इंटू 10⁻⁻6, इनके बीच की दूरी भी 1, ठीक है। प्लस अगला Q3 इंटू Q4, Q3 इंटू Q4, तो -3 इंटू 4, सो k इंटू -3 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1। और फोर्थ जो ये चार पेयर वाला है उसमें आ जाएगा Q4 Q1, यानी k इंटू 1 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 बाय 1, ठीक है। फिर उसके बाद दो जो मेरे डायगोनल के अक्रॉस बने, दो जो मेरे डायगोनल के अक्रॉस बने, यानी k इंटू Q1 Q3 और Q2 Q4। सो Q1 Q3 कितना है? Q1 हो गया ये, Q3 हो गया ये। सो 1 इंटू -3 इंटू 10⁻⁻6 बाय 1, और अगला हो गया k इंटू Q4 Q2, Q4 और Q2, यानी ये और ये। सो वो हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। सो ये मेरे टोटल 6 हो गए भाई, ये मेरे 6 हो गए। अब इनको बस जोड़ना है, ठीक है। k की वैल्यू तुम लोगों को पता है, 10⁻⁻6 भी तुम लोगों को पता है, सबको बाहर निकाल लो। अच्छा, एक गलती कर दी ना हमने। क्या गलती की भाई? इन दोनों में जो डिस्टेंस था वो √2 था, तो आपने √2 क्यों नहीं लिखा? √2 लिखो यार, √2 लिखो। आपने √2 लिखा नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल लिख लिया। अब k इंटू 10⁻⁻6 तो बाहर ही निकाल लो। सो ये आ गया, k की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9, और 10⁻6 बाहर आ गया। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -6, तो भाई 2 -6। फिर उसके बाद ये हो जाएगा -12, ये हो गया -12। फिर ये हो जाएगा +4, ये हो गया +4। ये हो जाएगा -3/√2, ये हो गया -3/√2। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +8/√2, ठीक है। ये आ गया टोटल आंसर। अब इनको जोड़ना और फाइनल लिख देना है। देख भाई, ये 18 हो जाएगा, 18 में से 6 चला जाएगा, 12 बचेगा, -12 तो ये बचा, ये बच जाएगा 11/√2।
अब 11 बाय रूट टू माइनस 6, तो रूट टू के ऊपर मल्टीप्लाई करो, सो 11 रूट टू बाय टू माइनस 6, फाइनल आंसर कितना आ रहा है मेरा, और ये इसको कैंसिल कर देगा 3 से, सो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 11 रूट टू बाय टू माइनस 6। क्लियर है? और ये पॉजिटिव ही आएगा, बताऊं कैसे? क्योंकि 11/2, देखो 12/2 6 होता है, लेकिन 11/√2 है, √2 मतलब 1.3 समथिंग। ओके, सो ये ओवरऑल जो वैल्यू है भाई आपका 6 से तो बड़ी ही होगी, देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि 12/2 6 होता है और 12 से बस एक वैल्यू कम ही है, मतलब 5.5 होता है कितना, 11/2। अब 11/√2 तुमने उसको जस्ट रूट कर दिया, तो यार ऊपर क्वांटिटी 6 से तो बड़ी ही होगी, बोल सकता हूं। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और इस मैग्नीट्यूड की आ रही है। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इसी अप्रोच से मुझे सॉल्व करना रहता है। इसी से रिलेटेड अब वो एक बढ़िया वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन है क्यूब का। इसको कर लिया तो भाई फिर उसके बाद तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का कोई सवाल भी दे दो तुम आराम से कर लोगे। अब देखो यहां पे मेन चीज क्या है, कितने हैं टोटल चार्ज, 8 है। टोटल चार्ज कितने भाई यहाँ पे, 8। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल 8 चार्जेस हैं और उन 8 चार्जेस के हमें पेयर बताने, उन 8 चार्जेस के हमें पेयर बताने। तो जरा सोचो इसमें पेयर होंगे कितने, ये जानना है कि इसमें पेयर होंगे कितने। तो आओ समझते हैं। अब यहां पे एक अच्छी बात दे दी कि भाई उन्होंने सारे चार्जेस मेरे को, सारे के सारे चार्जेस मेरे को इक्वल मैग्नीट्यूड के दे दिए। तो आओ सबसे पहला केस तो मैं जानूंगा कि भाई पेयरिंग कितनी बन रही है। तो देखो सबसे पहले तो 4 ऊपर वाले फेस पे बन जाएंगे, इस वाले फेस पे 4 बन जाएंगे, और 4 कैसे बनेंगे, ये वाले जिनकी बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर ए लेंथ की दूरी है। फिर उसके बाद 4 नीचे वाले सरफेस पे बन जाएंगे। क्लियर है, 4 नीचे वाले सरफेस पे बन जाएंगे। अब उसके बाद जब मैं इन दोनों की बात करूंगा ना, इस सरफेस और इस सरफेस में, तो देखो इस सरफेस और इस सरफेस में ये वाला पेयर ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला पेयर ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला इसमें आ गया, ये वाला इसमें आ गया, तो इसमें मात्र ये वाले 2 बचेंगे। तो यहां पे 2 निकल के आएंगे और यहां पे भी 2 निकल के आएंगे। समझ रहे हो? मतलब यू कैन नॉट सुपर इम्पोज एक चीज को 2 बार नहीं लिख सकते हो। तो यहां पे अगर ये टोटल ये 4 कर लिए और यहां पे भी 1 2 3 4 कर लिए, तो बस फिर बच कौन से रहे, एक ये और ये और एक ये और ये। तो टोटल 4 4 8 2 10 2 12, 12 ऐसे पेयर हैं, 12 ऐसे पेयर हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, जिनके बीच की दूरी लेंथ ए है। ठीक है सर, बढ़िया, बहुत सही बहुत सही। नेक्स्ट केस पे आते हैं, नेक्स्ट केस पे आते हैं कि अब क्या पता करना है। अब ये पता करते हैं कि ऐसे कौन से हैं जो कि फेस डायगोनल पे हैं। ठीक है, फेस डायगोनल पे, समझो इस चीज को। ठीक है, पहले मैंने ये पता किया जिनके बीच की दूरी कितनी थी, ए। अब दूसरा केस ये पता करूंगा जिनके बीच की दूरी √2a है, मतलब ये वाले 2, ये देख रहे हो आप, फिर ये वाले 2। क्लियर? तो इस फेस पे ये 2 हो गए, फिर इस पीछे वाले फेस पे भी ऐसे 2 हो जाएंगे, ये हो गए, फिर इधर वाले फेस पे भी ऐसे 2 हो जाएंगे, एक ये हो गया। ठीक है, फिर ऐसे इस वाले फेस पे भी 2 हो जाएंगे, ये रहा, फिर ऐसे टॉप वाले फेस पे भी हो जाएंगे, ये 2 रहा, फिर ऐसे इस पे भी हो जाएंगे, ये 2 रहा। मतलब हर फेस पे टोटल कितने चेहरे हैं भाई, 6 चेहरे हैं। टोटल कितने चेहरे हैं, 6 चेहरे। ठीक है, 2 आगे, 2 साइड बाय और 2 ऊपर नीचे। तो हर एक चेहरे पे, हर एक चेहरे पे 2-2 डायगोनल बनाए जा सकते हैं। समझो इस चीज को, हर एक चेहरे पे 2-2 डायगोनल बनाए जा सकते हैं, और वो हर एक चेहरे पे जो डायगोनल बनाए जाएंगे वो यूनिक होंगे। तो टोटल यहां पे 12 पेयर वापस ऐसे मिल जाएंगे मेरे को, क्योंकि हर एक चेहरे पे 2 है और टोटल फेस मेरे 6 हैं। तो 12 पेयर ऐसे मिल जाएंगे जिनकी लेंथ जो कि कितनी दूरी पे है, √2a डिस्टेंस पे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट चीज जो मुझे पता करनी है वो पता करनी है कि कितने ऐसे चार्जेस हैं जो कि √3a दूरी पे है। कितनी दूरी पे, √3a दूरी पे, मतलब बॉडी डायगोनल में कितने सारे हैं। तो बॉडी डायगोनल में देखो, एक तो ये डी और एफ का पेयर हो गया, फिर उसके बाद ये एच और बी का पेयर हो गया, फिर ई और सी का पेयर हो गया, और फिर ए और जी का पेयर हो गया। समझ रहे हो? तो बॉडी डायगोनल में कौन कौन से हैं, टोटल 4 मिलेंगे तुम्हें, 4 मिलेंगे ना। एक तो बीडी मिलेगा, देखो बॉडी डायगोनल पता करना है, तो बॉडी डायगोनल एक तो तुम्हारा आ जाएगा BH। ठीक है, एक BH आ गया, फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा AG। क्लियर? फिर उसके बाद आ जाएगा DF, और फिर आ जाएगा तुम्हारा CE।
तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल, मतलब 4 पेयर ऐसे मिलेंगे जो कि लेंथ √3 पे। तो टोटल कितने मिल रहे हैं? 12 12 24, 24 4 28, 28 पेयर लिखने, टोटल 28 पेयर लिखने, ये समझो। क्लियर है? इसको सॉल्व करने का, समझने का एक और तरीका भी था कि हम दूरियों के हिसाब से ये बता कर ले कि कितने सारे पेयर होंगे। तो ए दूरी पे यहां पे देखो तीन ही डिस्टेंसेस पॉसिबल है, तीन ही डिस्टेंसेस पॉसिबल है। एक तो ए है, दूसरा √2a है और तीसरा √3a है। इसके अलावा डिस्टेंसेस पॉसिबल नहीं है चार्जेस के बीच में। तो √2a और √3a और a पे कितने कितने हैं ये बस पता कर लो, आंसर आ जाता। क्लियर है? अब टोटल 28 पेयर निकल गए। टोटल कितने निकल गए? 28 पेयर। यहां पे एक और बहुत मजे की बात कि अगर यहां पे आप 8c2 से आंसर निकालोगे तो देख सकते हो 8 × 7/2 × 1 56, 56 बाय कितना आ गया? 2, 56/2 कितना आ गया? 28। समझ गए बात को? 56/8 28 आंसर आता है ना? बिल्कुल सही सर, ठीक है। सो टोटल मेरे पास 28 पेयर यहां पे बन रहे हैं और आई थिंक सबको ये चीज समझ में आ चुकी। अब आओ करते हैं इनको एक एक करके सॉल्व, एक एक करके सॉल्व और टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालते। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए 12 पेयर ऐसे दिख रहे हैं जो कि ए दूरी पे, 4 4 8 4 12, बिल्कुल सही। तो 4 तो 6 12, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब मुझे निकालनी है तो भाई 12 ऐसे पेयर यानी 12 के Q1 Q2 दोनों बराबर यानी KQ² अपन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? A² और ऐसे टोटल कितने? 12, तो डायरेक्ट 12 लिख दिया। प्लस ऐसे ही 12 कितने हैं? 12 है KQ² अपन दोनों के बीच की दूरी, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, एक ही आता है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? √2 है, ये लिख दिया। और फिर 4 लिख दिया KQ² अपॉन √3। ये हो जाता है मेरा टोटल पोटेंशियल इन दिस पर्टिकुलर केस। और आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आनी भी चाहिए यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। किस सिनेरियो में? इस सिनेरियो में जबकि क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे आपने चार्जेस रख दिए। ठीक है, सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो। और एनालिसिस बस इतना था, ये एनालिसिस था, ये समझ गए तो काम हो जाता। ठीक है, ये समझ गए तो काम हो जाता, क्योंकि ये तो मात्र एक स्टेप का आंसर है, बस इसमें फाइनल वैल्यू डालनी है, क्योंकि जो वैल्यू रहेगी और इसकी जो वैल्यू रहेगी। यहाँ पे भी पूछ सकते हैं फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑल द चार्जेस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a, or find the potential energy because of all the charges which are basically at a distance of equal to the phase diagonal of this cube. So इस तरीके से तुमसे एनालिसिस पूछ सकते थे एंड आई सपोज ये पूरा एनालिसिस क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में नेक्स्ट टाइप के सवाल जो तुम एक्सपेक्ट करते हो वो रहते हैं वर्क डन के। ठीक है, कि वर्क डन कितना करना पड़ा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हुआ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हुआ, तो उसके बारे में जरा फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज जो होती है, तुम्हें एक जो मेन सिद्धांत याद रखना है वो ये याद रखना है, ये वर्क पावर एनर्जी में भी कक्षा 11th में भी समझते हैं हम कि यार वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है। अब यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स से क्या समझोगे आप? तो कंजर्वेटिव फोर्स से मैं यही समझूंगा यहां पे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम बोल रहे हो वो यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स की तरह काम करेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू।
वो माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर रहेगा, और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जितना भी काम रहेगा वो डेल्टा यू के बराबर रहेगा। ठीक है, ये दोनों ही रिजल्ट तुम याद रखना। अगर ये याद रखोगे तो सारे सवाल वर्क डन से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हें कोई भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक, जैसे कि एक केस समझते हैं यहां पे कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में मान लेते हैं कि यार Q1 Q2 Q3 को कुछ इस तरीके से आपने स्पेस में बांट रखा है, Q1 यहां है, Q2 यहां है, Q3 यहां है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया कि इनके बीच की म्यूचुअल सेपरेशन, दूरी को बढ़ा दिया आपने। मतलब ये यहां से इस तरीके पे कर दिया कि Q1 यहां, Q2 इधर लिख दिया, Q3 इधर लिख दिया, मतलब चार्जेस के बीच की दूरी को बढ़ा दिया आपने। अब यहां पे ये चीज पूछ रहे हैं कि भाई इसको करने में तुम्हें कुछ काम लगा क्या, तुमने कुछ काम किया क्या, तुम्हारा कुछ वर्क डन हुआ है क्या? जी हाँ, इसको करने में हमारा डेफिनेटली एक वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन कितना है? वो वर्क डन हो जाएगा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। समझे इस चीज को? जो वर्क डन वो उतना ही हो जाएगा जितना कि चेंज इन पोटेंशियल, मतलब तुम्हें जितना काम करने में मदद या हेल्प लगी होगी या तुम्हारी कितनी एनर्जी गई होगी वो इससे पता चलेगा। ठीक, अगर पूछता है कि भाई इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कुछ काम किया क्या, हाँ जी, तो एक नेगेटिव साइन लगा के वही डेल्टा यू से बोल दूंगा कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने ये काम किया। अब बहुत बार स्टूडेंट से पूछते हैं मेरे से कि सर एक चीज बताओ, काम ये कर रहा है कि ये कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब आप भी काम कर रहे हो, ये भी काम कर रहा है। भाई काम कर कौन रहा है? इतना काम फ्री है तो हमारा काम कर लो, हमारा एक जेईई या नीट का एग्जाम लिख लो। इतना आप फ्री फोकट हो, इतने सारे काम आपको करने हैं। तो देखो यार, मेन मुद्दे की बात सिंपल सी ये होती है कि अगर ये चीज पॉजिटिव है तो ये चीज नेगेटिव आती है, ये चीज नेगेटिव है तो ये चीज पॉजिटिव आती है। सिंपल सी चीज। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव आता है तो मतलब मेरी एनर्जी लगी है, मेरी एनर्जी लगी है, और मुझे काम करना पड़ा है किसके अगेंस्ट? मुझे काम करना पड़ा है कुछ फोर्सेस के अगेंस्ट, कुछ फोर्सेस से लड़ झगड़ के मुझे वो काम करवाना पड़ा है। ठीक है, मतलब उन फोर्सेस से ज्यादा मेहनत मैंने की होगी। ओके, उन फोर्सेस से ज्यादा मेहनत मैंने की होगी। ओके, अब देखो मैंने काम किया तो मेरी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कहां स्टोर हो जाएगी भाई? कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगी। ओके सर, बढ़िया। तो ये वाला काम क्या होता है? ये वाला काम एक्चुअली में इसको डिफाइन करने के लिए होता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए होता है। ये चीज को अभी भूल सकते हो आप, इस चीज को ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। आप पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि सर पोटेंशियल एनर्जी कायदे में आ कहां से रही है, पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज? आंखों में दिखती तो है नहीं, ना मोशन से डिफाइन होती है, बस आप ऐसे हाइट पे ले जाओ बोलते पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो क्योंकि दिखती नहीं है तो इसीलिए वहां पे जो फोर्सेस हैं, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, जो कि एक्ट कर रहे हैं, जो कि यहां पे हैं, एक्शन में हैं बट दिख नहीं रहे, उन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की वजह से जो काम होता है उनकी वजह से एक एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो ये इसके होने का मेन रीजन ये है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है लग रहे हैं उसकी वजह से कुछ काम होगा जिसकी वजह से ये स्टोर हो रही है। तो इसका होना तो ये रीजन है, मतलब ये नहीं होगा तो ये होगा ही नहीं। समझो इस चीज के, मतलब ये तो भैया ये तो बस दिखावा है, इसका असली रीजन तो ये है। क्लियर है? और कायदे में तो ये है कि तुम जो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन करते हो, तुम जो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू काम करते हो वो जस्ट नेगेटिव होता है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क होता है। कायदे में तो ये चीज है। ठीक है, कायदे में तो ये चीज है, लेकिन हम यूज इसको करते मोर कॉमनली। इसको यूज इसलिए करते क्योंकि हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत सटीक तरीके से बैठ जाता है। हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रखी है। समझ रहे हो? मतलब कायदे में तो ये चीज है कि मैं जितना काम करता हूं वो नियरली बराबर होता है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं करता, क्योंकि जैसे एक्स्ट्रा करूंगा वो चीज जो है मेरी कहां चली जाती है? वो चीज मेरी चली जाती है काइनेटिक एनर्जी में। अगर तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम का भी एक रियल कोर मीनिंग बताऊं कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सॉरी डेल्टा के जो होता है मेरा डेल्टा के जो होता है वो कितना होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। ये है रियलिटी। तो या तो ये लिखो या फिर इसको इधर पलट के डेल्टा यू लिख लो। मतलब अगर तुम इसकी बात कर रहे हो तो या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। ये एक ही चीज है, एक ही चीज है, ये अलग नहीं है। ठीक है, ये अलग नहीं है, ये बस एक मैथमेटिकल रिलेशन। तो ये कभी मत समझना दो काम कर रहे हो, दो काम की वजह से एनर्जी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसी का दूसरा नाम ये है और इसी का दूसरा नाम ये है। क्लियर है? और वर्क एनर्जी थ्योरम में ये चीज चली जाती है तब जाके डेल्टा यू आता है।
क्लियर। तो हम मोर फ्रेंडली डेल्टा यू से हैं, पोटेंशियल एनर्जी से बचपन से, तो हम उसी को यूज करते हैं, इसीलिए आप उसी चीज को याद रखना। ये बस आपको फॉर द टाइमिंग बताने के लिए है कि कल को सवाल में अगर पूछ लेता है कि कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से काम कितना होगा, तो माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर हो जाता है, ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर, और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से काम डेल्टा यू के बराबर। क्लियर है। सो यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से काम निकालना है, वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स, वो मात्र फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि ये सवाल है। अब देखो इस सवाल का क्वेश्चन आंसर क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q इफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बिलो इज 0। ठीक है, हमें वैल्यू Q पता करना है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूरे कॉन्फ़िगरेशन की कितनी है, 0 के बराबर। हाउ मच वर्क इज डन इफ ईच लाइन बिकेम ट्वाइस इट्स साइज। हर एक लाइन अगर अपनी साइज का दोगुना हो जाएगी तो कितना काम करना पड़ेगा, ये बताना है कि हाउ मच वर्क इज डन। वर्क इज डन मतलब एक्सटर्नल एजेंट कितना काम करे जिससे कि ये लाइन जितनी भी दूरी पे है ना, मतलब इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, वो सब ट्वाइस हो जाए, वो सारी की सारी लेंथ ट्वाइस हो जाए। और उस केस में तुम वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू बताओ, ये कैपिटल क्यू की वैल्यू बताओ। चलो आ जाओ आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q इफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बिलो इज 0। हाउ मच वर्क। अब देखो वैल्यू ऑफ Q से अर्थ ये है, ये बोल रहे हैं कि बताओ Q का वैल्यू क्या होनी चाहिए कि अगर ये टोटल जो है वो 0 से छोटी हो जाए, 0 से छोटी हो जाए तो Q की ऑब्वियसली वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए। Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव में होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में होगा तभी आप बोल सकते हो कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव होगी। सो पहली चीज तो ये है कि Q शुड बी नेगेटिव for the total electrostatic potential energy to be below 0. Okay, for the total potential energy to be less than 0. ठीक। सो पहली चीज तो ये क्लियर है कि भाई ये नेगेटिव होगी। अब उसके बाद काम कितना करना पड़ेगा, आओ उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन, इनके बीच की दूरी बढ़ा दी। ठीक है, सो ये A है, ये भी A ही होगा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये √2a होगा। ठीक है, गिवन वैल्यू नहीं है, ये √2a होगा। सो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A, यहां पे एक नेगेटिव भी डाल दो और 2a ट्वाइस कर दिया, प्लस K ऑफ माइनस Q स्मॉल q अपॉन में √2a, है ना, क्योंकि एक आपका हाइपोटेन्यूस पे है, एक आपका परपेंडिकुलर पे है, और एक जो पेयर आएगा K स्मॉल q अपॉन में a, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कब, फाइनल स्टेट में। लेकिन फाइनल स्टेट में आपको ट्वाइस करना है, तो इस एक को तो ट्वाइस कर दिया, इसको भी ट्वाइस कर दो, इसको भी ट्वाइस कर दो। ये हो गया आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस बेसिकली इज योर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब माइनस करो इनिशियल के साथ, तो इनिशियल में कितना हो जाएगा, इनिशियल में होगा K ऑफ माइनस Q स्मॉल q अपॉन में A, प्लस K ऑफ माइनस Q स्मॉल q अपॉन में √2a, प्लस K ऑफ स्मॉल q अपॉन में A। ये आ गया भाई इनिशियल स्टेट में, ये आ गया मेरा इनिशियल स्टेट में। अब इनको बस सब्ट्रैक्ट करना और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। आओ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A, और ये K माइनस ऑफ K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2 है, तो फाइनल पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसका तो आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में 2a। सेम चीज यहां पे भी रहेगी। ठीक है, ये पॉजिटिव में रहेगा, ये स्मॉल में रहेगा, तो यहां पे भी वही आ जाएगा, पॉजिटिव प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2√2a। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन 2. So this is going to be the net work done by external forces, my friends. ठीक है, ये हो जाएगा मेरा नेट वर्क डन जो हुआ है एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू. बस फाइनल ओरिएंटेशन माइनस इनिशियल ओरिएंटेशन करना था और करेक्ट आंसर यहाँ है. वैल्यूज थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी आएंगी. √2 और √3 तुम एक्सपेक्ट करोगे, सवाल में आती है. वैल्यूज यहाँ पे मेन एक सिली मिस्टेक होने का एक एरर हो सकता है, एक एलिमेंट है. रीजन सिंपल सा ये है कि यार आप जो है जो भी चार्जेस जो भी मैग्नीट्यूड डालोगे, अब वो मैग्नीट्यूड से आपका आंसर सही आना भी चाहिए. आप आड़े टेढ़े इक्वेशन या आंसर निकाल दोगे तो भाई प्रॉब्लम में फंसोगे. ठीक है, सो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन है, आई थिंक सबको समझ में आ चुका है, कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए इसमें. ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं. ऐसे ही है. हाँ यार, ये सवाल तो आज की क्लास का सबसे बेस्ट सवाल है, इसको अभी करवाएं. ये सवाल आज की क्लास का सबसे बेस्ट सवाल है. टू पॉइंट चार्जर लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, इसको करते हैं पहले, फिर इसको करेंगे. वो तो जेम है आज की क्लास का, जेम, द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज क्लास. मैं बताता हूं अभी क्या है. देखो, 2 पॉइंट चार्जेस आर लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, एक का Q1 है 1 मिली कूलम और दूसरे x इक्वल्स टू 0 पे, और दूसरा Q2 इक्वल्स टू 1 मिली कूलम. कहां पे? x इक्वल्स टू 1 मीटर पे. ठीक, फाइंड द वर्क दैट मस्ट बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q3 इक्वल्स टू +1 मिली कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू 2 मीटर. इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू 2 मीटर तक लाना है. हमें पता करना है कि वह वर्क कितना होगा. व्हाट वर्क मस्ट बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ थर्ड पॉइंट चार्ज. ठीक है, देखो, तो सिंपल सी चीज, नंबर लाइन बनाओ. नंबर लाइन मतलब वही एक्स एक्सिस बनाओ. ये बन गई मेरी एक्स एक्सिस, ये है मेरी वाई की हालांकि जरूरत नहीं, बट ठीक है बना लो. यहाँ पे Q इक्वल्स टू 0 पे चार्ज रखा हुआ है कितना? Q1 इज इक्वल टू 1 मिली कूलम. ठीक, फिर उसके बाद Q2 रखा हुआ है 1 मिली कूलम x इक्वल्स टू 1 पे. Q2 रखा हुआ है 1 मिली कूलम x इक्वल्स टू 1 पे, और फिर उसके बाद Q3 लिखा हुआ है 1 मिली कूलम x इक्वल्स टू 2 पे. Q3 है 1 मिली कूलम x इक्वल्स टू 3 पे. ठीक है, अब ये बताना है भाई काम कितना करना पड़ेगा. व्हाट शुड बी द वर्क दैट मस्ट बी डन टू बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, कि तुम ये जो तीसरा चार्ज है ना, ये इन्फिनिटी से उड़ाते हुए यहां लेके आ जाओ. ये Q3 जो है, Q3 है जो 1 मिली कूलम, ये इन्फिनिटी से ऐसे उचका के तुम यहाँ पे लाके इसको पोजीशन कर दो. तुम्हें वो वर्क पता करना है, कोई दिक्कत नहीं सर, वो पता करते हैं. तो देखो, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट. सो फाइनल स्टेट वाली एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट वाली एनर्जी बेसिकली तुम्हें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दे देगा. ठीक है, फाइनल स्टेट में जो पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट में पोटेंशियल. देखो यार, सवाल सिंपल सा है. ठीक है, लगनी इक्वेशन यही है. अब इसी इक्वेशन में क्या फिजिक्स लगा के तुम्हारे लिए केस कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, वो पूरी तैयारी में सारे सवाल बनाने वाले बैठे हुए. ठीक है, तो एक इन्फिनिटी में ऐसे दौड़ाते हुए यहाँ पे ले आए, एक में भाई क्यूब के चारों एंड पे तुम्हें ले आए, फिर स्क्वायर में ले आए, फिर सारी साइड को डबल कर दिया. तो स्थितियां बदलती रहेंगी और उन्हीं में बेसिकली तुम्हारा नॉलेज वो चेक करेगा. और तो कुछ है ही नहीं उसके पास चेक करने के लिए, क्योंकि सवाल देख सकते हो पूरा का पूरा सवाल जो बेस्ड है वो मात्र इस एक क्वेश्चन पे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और किसी पे बेस्ड है ही नहीं. तो इसी चीज में किस तरीके से सिचुएशन को ऊपर नीचे आगे पीछे कर देगा जिससे कि पूरा का पूरा केस बन जाएगा, ये समझना है मात्र ये समझना है. ठीक है, तो आ जाओ यार उसी को समझते हैं कि इनिशियल स्टेट में इनिशियल स्टेट में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी होगी. तो इनिशियल स्टेट में भाई इन दोनों की होगी, क्योंकि ये तो इनफाइनाइटली दूर है ना. इनिशियल स्टेट में तो मात्र Q1 Q2 की होगी, और फाइनल स्टेट में Q3 इधर आ जाएगा
तो Q1 Q3 होगा, Q2 Q3 होगा और Q1 Q2 होगा। समझ रहे हो? मतलब फाइनल स्टेट में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो Q1 Q2 की होगी, फिर Q1 Q3 की होगी और Q2 Q3 की भी होगी। ठीक है, और इनिशियल स्टेट में मात्र किसकी होगी? इनिशियल स्टेट में मात्र Q1 और Q2 की होगी। क्लियर? तो Q1 और Q2 की दो बार जब कट ही रही है, वो देख सकते हो आप, इधर से ये कट गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बेसिकली तुम्हें क्या पता करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के लिए? तो पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q3 की और Q2 Q3 की पता कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो बस देखो वही पता कर दोगे और वर्क डन पता चल जाएगा। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एंड Q3, कितनी दूरी है इनके बीच में? ये भाई x इक्वल्स टू 0 था, ये 1 था और ये 2 था। तो 0 और 2 के बीच में कितना हो जाएगा? के जो कि है 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 इंटू Q1 जो कि है 1 मिली कूलम यानी 10 रेज टू दी पावर -6 इंटू यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया वापस 1 मिली कूलम ही, है ना? 1 मिली कूलम ही ला रहे हो, राइट? ठीक है, 1 मिली कूलम ही यहां पे ला रहे हो। ओके, सो Q इक्वल्स टू 0 ये आ गया, 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 इंटू Q3, यहां पे 1 मिली कूलम ही आएगा। सो 10 रेज टू दी पावर -3 इंटू -3 -6 ले लिया मैंने, बिल्कुल सही। माइनस ये 10 रेज टू द -3 और ये 10 रेज टू दी पावर -3, 1 मिली कूलम कितना होता है यार? 1 मिली कूलम इज 10 रेज टू दी पावर -3 कूलम। तो वो दोनों का लिख के 10 रेज टू दी पावर -6 कूलम लिख लिया, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी 2 है। ठीक है, ये मेरा Q1 और Q3 हो गया, प्लस Q2 और Q3, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, सबके चार्जेस तो +1 ही है। सो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 1। बस, तो कितना आंसर आ गया? ये से कैंसिल होगा 10 रेज टू दी पावर 3, 9 उससे कैंसिल हो जाएगा और ये बेसिकली 3/2 आएगा, है ना? 1/2 और 3/2। सो फाइनल जो वर्क डन आ रहा है, फाइनल जो वर्क डन आ रहा है, दैट इज टर्निंग आउट टू बी 3/2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 जूल। ठीक, दिस इज बेसिकली द वर्क डन, दिस इज बेसिकली द वर्क डन। 27/2 मतलब 13.5, 13.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 जूल्स। इतना काम तुम्हें करना पड़ेगा, इतना काम तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हें चार्जेस को इस तरीके से इस ओरिएंटेशन में तुम्हें लाना है। काफी काम है यार, काफी काम है, देख सकते हो वर्क तो काफी ज्यादा है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। अब आओ चलते हैं क्लास के सबसे बेस्ट क्वेश्चन के पास, जिसे सॉल्व करके तुम्हें जीवन के आनंद आ जाएंगे। देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन मात्र कर लेना ही मोक्ष प्राप्ति के बराबर है। तो बोल क्या रहा है? चार्ज पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m and चार्ज q is projected from large distance towards another identical charge with speed v. Potential energy of the system of charges at the instant of minimum separation is. बड़ा सिंपल सा सवाल देखने में लगता है, हालांकि है उतना ही फाड़ू। ठीक है उतना ही फाड़ू, लेकिन बेहतरीन सवाल, मजेदार सवाल है कि यार एक चार्ज पार्टिकल है मास m का और चार्ज q का, इसको बहुत दूर से एक सिमिलर आइडेंटिकल चार्ज के पास प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। किसके साथ? एक वेलोसिटी v के साथ। The potential energy of the system of charges at the instant of minimum separation. Minimum separation पे दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रहेगा वो कितना रहेगा? कितना रहेगा? तो पहली चीज तो ये समझने की बात है कि मिनिमम सेपरेशन आएगा कहां पे। तो यहां पे पहले कुछ गलत तरीके जो लोग सोचते होंगे कि भाई यहां से आपने एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी के साथ, जब वो दूसरे चार्ज के पास आएगा, इधर पे यहां पे प्लस q है और ये यहां से ऐसे 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 चलता हुआ आ रहा था, तो मिनिमम सेपरेशन इसकी वही होगी जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना? इसकी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन, जो कि है सरासर गलत, जो कि है सरासर गलत। रीजन सिंपल सा है भाई, ये तो बोला नहीं कि इसको तुमने खूंटे से गाड़ रखा है या इसको पकड़ के रखा हुआ है या ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है। ऐसा कुछ बोला है क्या? बिल्कुल भी नहीं बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला है। अब ऐसा अगर कुछ भी नहीं बोला है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो तुम क्यों मान रहे हो कि ये वाला जो चार्ज है ये रेस्ट पे रहेगा? ये तो बोला ही नहीं है ना ये रेस्ट पे। तो जैसे जैसे इसके करीब आता रहेगा, इनके बीच में एक म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। जब ये इनफाइनाइट दूर थे तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ये इसकी तरफ आने लग जाएगा, इसकी तरफ आने लग जाएगा, सपोज ये यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे
इसको v वेलोसिटी दी थी, अभी इसकी वेलोसिटी जरूरत बिल्कुल v डैश हो जाएगी। तुमने यहां पे तो बिल्कुल सही किया कि v से v इक्वल्स टू 0 कर दिया और यही रीजनिंग दी कि भाई इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी और फाइनली जब ये रेस्ट पे आएगा तब मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा, जो कि सरासर गलत है। गलत इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि इसको मैंने रोक के रखा हुआ है, इसको मैंने रोका हुआ है या फिर ये रेस्ट की कंडीशन में है या फिर भाई वो मूव कर ही नहीं सकता, ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो दैट मींस दिस कैन मूव। और वो क्यों मूव करेगा? क्योंकि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो दोनों चार्जेस पे लगता है, वो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। मतलब इस पे अगर लगेगा, जब ये इतना पास आ गया, इस पे अगर रिपल्सिव फोर्स यहां लग रहा है तो इस पे भी इधर लगेगा, और अगर इस पे इधर लगने की वजह से इस पे एक्सेलरेशन पीछे होगा, डिसेलरेट करेगा इसको, इसकी v से v डैश हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ने चली जाएगी क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, इसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी। तो मिनिमम सेपरेशन कब आएगा? मिनिमम सेपरेशन तब आएगा जब दोनों की वेलोसिटी फॉर दैट वेरी मोमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, तभी आएगा मिनिमम सेपरेशन। बहुत बढ़िया सा केस होता है। ऐसी एक सिमिलर केस आपका वर्क पावर एनर्जी में भी होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के केस में, कि मिनिमम सेपरेशन का केस तब आता है जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी तब मिनिमम सेपरेशन का केस आएगा। समझे कि नहीं? तो ये v जो है और ये इनिशियल आपका ये यहां पे स्टार्ट हुआ था रेस्ट पे, ठीक है, ये आपका यहां पे देखो, ये आपका चला तो ये आगे बढ़ने लग जाएगा, इस पे भी एक फोर्स लगेगा, दोनों पे एक फोर्स लगेगा, और फोर्स लगते लगते होगा क्या कि इसकी वेलोसिटी यहां पे पहुंच जाएगी। कुछ समय बाद देखो यहां से चालू हुआ, वैसे ही यहां से चालू हुआ, इस पे फोर्स यहां लगने लग गया, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कम होकर v डैश हो गई और इसकी वेलोसिटी बढ़ के यहां पे कुछ v डबल डैश हो गई, और फिर फाइनली चलते जाएंगे और दोनों की एक वेलोसिटी हो जाएगी। देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये मेरा जो चार्ज है q, इसके पास एक वेलोसिटी आ गई u, और ये मेरा जो चार्ज है इसके पास भी आ गई एक वेलोसिटी u, इस पे एक फोर्स उस मोमेंट पे टुवर्ड्स राइट लग रहा होगा, इस पे एक फोर्स टुवर्ड्स दैट मोमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा होगा। अगले ही सेकंड इसकी वेलोसिटी से कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी से बढ़ जाएगी, और इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये इससे ज्यादा वेलोसिटी रखेगा तो सेपरेशन बढ़ती चली जाएगी। जब तक इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा रहेगी सेपरेशन कम होती रहेगी, जब से इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाएगी वैसे सेपरेशन बढ़ने लगेगी। ऑल इन ऑल तुम बस एकमात्र ये चीज समझ के रखो, बेहतरीन से एकदम इंपॉर्टेंट नोट बना के यहां पे लिखो कि भाई minimum separation will come when both their velocities are equal. When both their velocities are equal, ठीक है, जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी तभी मिनिमम सेपरेशन बनेगा। अब मिनिमम सेपरेशन अगर बन रहा है तो फाइनल केस क्या करोगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि थ्रू आउट द मोशन आप देख सकते हो कि यार जो मेरा चार्ज था दोनों के कॉम्बिनेशन पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 था, ठीक है। सिंस F external is equal to 0, therefore momentum will be conserved. So इनिशियल मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम ये था कि भाई इसके पास एक वेलोसिटी थी, इसका मास दिया हुआ है ना, इसका मास देखो, इसीलिए मास भी दिया हुआ है, देख रहे हो, इसीलिए इसका मास भी दिया हुआ है। तो इसका मास कितना था? हाफ, मतलब m इंटू वी इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? दोनों चार्जेस के पास u और u वेलोसिटी, ठीक है। सो u की वैल्यू कितनी आ रही है? u की वैल्यू आ जाएगी v/2 के बराबर, ठीक है, ये u की वैल्यू आ गई। अब u की वैल्यू आ गई तो भाई सर आप क्वेश्चन से भटक रहे हो, हमें क्या पता करना था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एट द इंस्टेंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसको पता करने के लिए मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल ये बोलता है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है? नहीं, कोई भी एक्ट नहीं कर रहा, तो ये चीज 0 हो जाएगी। तो डेल्टा के कितना हो जाएगा सर? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना? हाफ m
यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, ये दोनों के पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, इनिशियल कितनी है भाई वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 0। देख लेते हैं हाफ एम यू स्क्वायर कितनी हो रही है, हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 4, वी स्क्वायर बाय 4, सो ये बेसिकली टोटल कितनी हो जाएगी, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। यहां से आप देख सकते हो इसका जो आंसर है वो बेसिकली आ जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बाय 2, ये इससे कैंसिल कर देगा, इससे 2 से, सो माइनस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर बाय 2 उधर चला जाएगा, सो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बाय 2, जो कि फाइनली मैं बोल सकता हूँ दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 4। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 एम वी स्क्वायर, 1/4 एम वी स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। बहुत ही मजेदार बेहतरीन सा सवाल है ये, इतना बेहतरीन सवाल है कि इसका केस आपको हमेशा याद होना चाहिए, बहुत मजेदार सा केस है और प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज की तरफ, जो कि है हमारा पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग नहीं, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये तो हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। अभी आज हम बस पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के भी दो तरीकों में से एक तरीके को समझेंगे, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है किसी भी पॉइंट पे, इफ एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अ चार्ज q नॉट हैज पोटेंशियल एनर्जी u, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कैन बी गिवन सिंपली एज u अपॉन q नॉट, u अपॉन q नॉट। मतलब कि दो चार्जेस अगर हैं यहाँ पे, एक कैपिटल Q है और एक स्मॉल q नॉट है, तो इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी k कैपिटल Q स्मॉल q नॉट अपॉन में दोनों के बीच की दूरी r, दोनों के बीच की दूरी r, बढ़िया सही बात है। और जो पोटेंशियल हो जाएगा इस कैपिटल Q का r दूरी पे, दैट सिंपली विल बी इक्वल टू जो भी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज दैट इज q नॉट, सो ये सिंपली आ जाएगी k कैपिटल Q बाय r। ठीक है, k कैपिटल Q बाय r। एक बात हमेशा याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ भी इसको भी नोट बना के रखो कि इन द फॉर्मूला ऑफ u एंड v, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, always use the charges with sign। ठीक है, विथ साइन, साइन के साथ यूज किया करो आप। किसके साथ, साइन के साथ। मतलब यहां पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यहां नेगेटिव है तो नेगेटिव, यहां नेगेटिव है तो नेगेटिव, यहां पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। किसमें, V और U में। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसके डायरेक्शन से, वहां मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेना है और जो नेगेटिव का एलिमेंट है वो वहां डायरेक्शन में इन्वॉल्व होता है। बट यहां पे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें चार्ज का जो साइन होता है वो यूज होता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज है। देखो कोई बताएगा नहीं तुमको, ठीक है ना, ये तुम्हें बस ये बता के छोड़ देंगे कि यार ये स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज रियलिटी में बता रहा हूं कि जब कभी भी तुम फॉर्मूला लिखो u का और v का, उसमें अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना, चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, जो जैसा चार्ज रहेगा उस मैग्नीट्यूड के साथ उसका वो नेचर भी उस इक्वेशन में रहना चाहिए। समझ रहे हो ना, मतलब यहां पे वी मैंने डिफाइन किया KQ बाय R, अब वो पॉजिटिव है तो प्लस KQ बाय R लिखना, लेकिन अगर नेगेटिव है तो माइनस KQ बाय R लिखना। क्लियर है, सिंपल। मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल नेगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा। लेकिन यही चीज अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफाइन करूं तो वहां पे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वहां मैग्नीट्यूड की बात होती, क्योंकि वहां नेगेटिव एकमात्र काम ये करता है डायरेक्शन दिखाने का। तो वहां पे मैग्नीट्यूड में हम साइन नहीं डालेंगे। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, और ये यहीं पे रेलेवेंस में आती है क्योंकि यहां पे ही तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं। चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए यहीं पे वो मेन पिक्चर में भी आती है, इसलिए याद रखना।
ठीक है। सो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज ऐसे डिफाइन करते कि कोई भी चार्ज हो, अगर प्लस क्यू हो तो यहां आर दूरी पे कितना हो जाएगा उसका पोटेंशियल, दैट इज गोइंग टू बी के कैपिटल क्यू अपॉन आर, ये आर दूरी है। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो आर दूरी पे कितना हो जाएगा, आर दूरी पे जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी के ऑफ माइनस ऑफ क्यू बाय आर। ठीक है, तो देख सकते हो तुम यहां पे मैंने उसके फॉर्मूले में ही डाल दिया, उसका जो फॉर्मूला है ना उसी में साइन डाला है। और सेम चीज मैं पोटेंशियल एनर्जी में भी करता हूं, तो ये पोटेंशियल के साथ होता है, ये पोटेंशियल के साथ होता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं पोटेंशियल के बारे में। सो भाई पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है। ऐसा यूनिट पोटेंशियल का कितना होता है, जूल पर कूलम। डायमेंशन याद रखना, क्योंकि डायमेंशन तो ऐसी चीज है जो कि पूछी जाती है, और ये डायमेंशन गलत लिखा है, ये डायमेंशन थोड़ा गलत है। क्यों गलत है बताता हूं। जूल पर कूलम एकदम सही बताया है, तो जूल का कितना हो जाता है, जूल का होता है एम एल टी माइनस टू एल टू, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कूलम ए रेस टू द पावर माइनस वन, ये होता है, ये होता है आपका पोटेंशियल का डायमेंशन। ठीक है, पोटेंशियल का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू है यहाँ पे। ठीक है, सो ये नहीं है, ये नहीं है, क्या है, एम एल टू टी माइनस टू ए रेस टू द पावर माइनस वन। नहीं 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 नहीं, जो कूलम होगा वो करंट इनटू टाइम होगा। सो यहाँ पे माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री इंटू ए माइनस वन। यस, ये है सही, ये है सही, क्योंकि जो कूलम होता है वो करंट इनटू टाइम होता है। ठीक, सो डायमेंशंस याद रखना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि डायमेंशन से डायरेक्ट सवाल आते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। Electric potential at a point is also equal to the negative of work done, is also equal to the negative of work done by the electric field in taking the unit charge from infinity to that point. Simple सी चीज ये बोल रहा है कि यार V, डेल्टा V जो हो जाएगा that is going to be डेल्टा U upon Q, क्योंकि V तुमने U by Q डिफाइन किया है। अब डेल्टा U क्या होता है, डेल्टा U होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा। ये फॉर्मूला बोल रहा है। तो आने वाले टाइम पे मैं क्या करूंगा, मुझे वर्क डन भी निकालना होगा ना, मुझे वर्क डन निकालना होगा, तो मैं चार्ज को उठा लूंगा जिस चार्ज को मूव कर रहा हूं, और उसी में डेल्टा वी भी कर दूंगा, और ये बेसिकली मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बता देगा। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या बता देगा, ये चीज बता देगा कि Q इंटू डेल्टा वी मेरा वर्क डन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। सो सिंगल चार्ज की वजह से हमने समझ लिया पोटेंशियल कितना होता है, प्रॉपर्टीज देख ली है, तो बस। और बहुत सारे चार्जेस की वजह से क्या होता है, बहुत सारे चार्जेस की वजह से क्यूमुलेटिव ऐड हो जाता है, मतलब Q1 Q2 Q3 Qn तक है, तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो k Q1 बाय R1, k Q2 बाय R2, सिंपली k Q3 बाय R3, सब की वजह से होगा। ठीक है, सब की वजह से होगा, यहाँ पे k मल्टीप्लाई होगा, दैट इज द Vp। ठीक, दिस इज गोइंग टू बी माई the net electrostatic potential because of all the charges at point P over here। इस तरीके से मैं निकालता हूं। ठीक है सर, बढ़िया। अब देखो, एक चार्ज है प्लस 10/3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 कूलम, minus 9 coulomb is placed at each of the four corners of a square of side 8 centimeter. The potential at the intersection of the diagonals is, डायगोनल के इंटरसेक्शन पे कितना पोटेंशियल होगा ये बताना है। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर हो गया साइड 8 सेंटीमीटर का। ठीक, यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज, सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना 10/3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9। ठीक है, अब इनके डायगोनल का जो इंटरसेक्शन है ना, ये डायगोनल का जो इंटरसेक्शन है ना, इसके पे हमको बताना है पोटेंशियल कितना होगा। सब पे चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का Q रख दिया है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q। कोई नहीं सर, बता देते हैं, इजी है, तो इजी सवाल लग रहा है, बड़े आसानी से बताएंगे। देखो, चारों की वजह से यहाँ पे डायरेक्टली 4 हो जाएगा, क्योंकि सब देख सकते हो आप, ये जो दूरी है कितनी है 8√2 हो जाएगी टोटल, यहाँ से यहाँ तक की 8√2, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 8√2/2, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, 8√2/2, सिंपल सी चीज। सब चारों की वजह से फोर्स नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू कर देना और KQ/R कर देना, सिंपल सी चीज। तो 4
इंटू के की वैल्यू भी रखो ना, 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू कितना है, क्यू है ये 10/3 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर कितना है, आर मेरा आ रहा है 8√2/2 डिवाइडेड बाय 100। रीजन भी क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया, देखो इससे तो ये कैंसिल, फिर उसके बाद ये 3 जो है इसको काटेगा ये 3, ठीक, फिर उसके बाद ये 4 जो है इसको काटेगा 2 से और ये 2 इसको काट देगा, ठीक। अब क्या बच रहा है भैया, यहां 3 बच रहा है, ये 4 गए 9 गया, ये 10 बच रहा है, तो 30 ये और ये 100 ऊपर जाएगा, और उसके बाद √2 बच रहा है, तो 300/√2, 300/√2, v की वैल्यू कितनी आ रही है, v की वैल्यू आ रही है 300/√2, और 300/√2 150√2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर 150√2, ठीक। तो इसी सवाल के साथ हम आज के सेशन को तथास्तु करते हैं। आई सपोज आज के सेशन में आप लोगों ने काफी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें सीखी होगी। देखो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो एंटायरिटी में सब कवर्ड है इस सेशन में। जैसा कि मैंने बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से कितने भी तुर्रम का लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आज जो मैंने पढ़ा है अगर उन कॉन्सेप्ट्स को आपने समझ लिया ना, हर एक वैरायटी का सवाल था, हर एक वैरायटी का, और जेईई मेन लेवल का था, ठीक है। सो अगर आज आपने इन सवालों को समझ लिया होगा तो बस यार फिर तो आपकी नैया पार है, आपको समस्या नहीं आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन में। उसके ओरिएंटेशन क्या होता है चार्जेस का, उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो या फिर वर्क डन कैलकुलेट करो, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके साथ हमने एक और नई चीज का आरंभ भी कर लिया है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और वो काफी बड़ा है, वो काफी बड़ा है, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड पॉइंट चार्ज, मिक्सचर ऑफ चार्जेस, बॉडीज, सबके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो वो चीज आप देखना, वो आने वाले सेशंस में उस पर कंटिन्यूएशन रहेगी। हम पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट बॉडीज डिफाइन करेंगे, उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। सो आने वाले सेशंस काफी इंटरेस्टिंग होंगे, प्लीज गिव देम अ क्लोज वॉच those sessions, और all the best for your preparation. I'll sign off. Thank you and bye bye.